नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया, न्यूनतम समर्थन मूल्यों को न सिर्फ बनाए रखा जाएगा बल्कि आने वाले समय में इनमें लगातार बढ़ोतरी भी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, निर्वाचन आयोग बिहार में सुरक्षित और सुचारू चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 83.5% से ज्यादा हुई। भारत ने कहा, पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को साजिश के तहत मारा जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर बुलेटिन की शुरुआत हमारी विशेष श्रृंखला बापू की बात से। 23 जनवरी 1948 को एक भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि लोगों को वही अपनाना चाहिए जो अच्छा है और बुरा छोड़ना चाहिए। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए। मेरा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने हमको सिखाया। उसने कहा है कि जड़ चेतन गुण लो समय विश्व की न किरदार। तो ईश्वर ने जड़ और चेतन सब तब से हमारे क्या करना, तो कहते हैं कि जो सच्चा आदमी है उसके लिए तो यही है कि जैसे हंस वो पानी को छोड़ देता है और उसमें जो चीज भरी है दूध में से मलाई देती है उसको ले लेता है, इसी तरह से हमारे जो मलाई है, मनुष्य के गुण है, उसको मलाई की उपमा दी है, वो ले लेना, बाकी अवगुण है वो छोड़ देना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों को न सिर्फ बनाए रखा जाएगा बल्कि आने वाले समय में इनमें लगातार बढ़ोतरी भी की जाएगी। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते वे ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो। जिस सरकार ने अपने 6 वर्षों के इस कार्यकाल के दौरान एमएसपी लगातार बढ़ाने का काम किया हो, और जैसा हम लोगों ने कहा था कि हम जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना कीमत हम किसानों को मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन भी थी, उस अनुसार बहुत कुछ किया है। और शायद लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, दलहन और तिलहन में तो हमारी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पिछली सरकारों के कंपैरिजन में लगभग 23 गुना से अधिक बढ़ाई है। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी भी सूरत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था समाप्त नहीं होने जा रही है। श्री राजनाथ सिंह ने सभी किसान संगठनों से अपील की कि वे उनकी समस्याओं पर सरकार के साथ बातचीत करें। श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में किसान संगठनों के साथ पहले ही बातचीत शुरू करके उनके भ्रम और आशंकाएं दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा के प्रदर्शनकारियों की ट्रैक्टर जलाने के लिए निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह से सैनिकों के लिए हथियार बड़े पवित्र होते हैं, उसी तरह ट्रैक्टर भी किसानों के लिए पवित्र हैं और ट्रैक्टर को जलाकर उन्होंने किसानों को अपमानित किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसानों को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए हाल में जो 3 कानून बनाए हैं, उनसे किसान सभी तरह की बेड़ियों से मुक्त हो गए हैं। जयपुर में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने में किसानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर किसान सशक्त होंगे तो देश भी सुदृढ़ होगा। श्री गोयल ने कहा कि हाल में कृषि क्षेत्र के लिए बनाए गए नए कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि किसानों का भविष्य सुधारने के लिए उन्हें बिचौलियों से मुक्ति दिलाई गई है। किसानों का भविष्य सुधारने के लिए उनको मुक्ति दिलाई गई बिचौलियों से, अलग अलग प्रकार के बंधनों से। इन कानूनों के तहत ये सुनिश्चित किया कि अब किसान आजाद है कि वो किधर भी किसी को भी सही दाम पे अपना उत्पादन बेच सकता है। श्री गोयल ने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों और देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने शासनकाल में किसानों की जितनी उपज की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की है, वो यूपीए शासनकाल के दौरान खरीदी गई उपज के दोगुने से भी अधिक है। आप सबसे यही अनुरोध है कि जो भ्रमित करने वाले वक्तव्य कुछ विपक्षी दल दे रहे हैं, उसकी सच्चाई जनता तक पहुंचाएं और उनसे सवाल पूछें कि कहाँ एमएसपी खत्म हुआ है। एमएसपी तो और तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस क्यों एमएसपी पे माल नहीं खरीदती थी जो मोदी जी ने जिस लेवल पे माल खरीदना शुरू किया है? ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो 15 वर्ष तक कांग्रेस के शासन में था, वहाँ पे हर खरीदारी होती थी एमएसपी पे, उससे 10 गुना खरीदारी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने की। ये सब चीजों का जवाब कांग्रेस के पास है नहीं, इसलिए वो अब भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कृषि सुधार कानून से पूर्वोत्तर राज्यों को फायदा होगा, क्योंकि इनसे देश के सभी किसानों को वैधानिक समर्थन सुनिश्चित होता है। गुवाहाटी में श्री रिजिजू ने कहा कि पिछली हरित क्रांति से उत्तर के राज्यों की तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र को लाभ नहीं पहुंचा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए कानून से पूर्वोत्तर के किसानों को फायदा पहुंचेगा और वे भी इन सुधारों से समान तौर पर लाभान्वित होंगे, क्योंकि इसमें उन्हें वैधानिक समर्थन भी प्राप्त है। उन्होंने आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में इन 3 कानूनों को सबसे बड़ा सुधार कहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान किसानों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं। जम्मू में कार्यक्रम में आज उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हाल में बने कृषि संबंधी अधिनियमों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ निहित स्वार्थों वाले लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को खत्म किए जाने की अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि नए कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज कहा कि निर्वाचन आयोग देश में कोविड महामारी के प्रकोप के बावजूद बिहार में सुरक्षित और सुचारू तरीके से चुनाव कराने को वचनबद्ध है। बिहार के 3 दिन के दौरे के अंत में आज पटना में श्री अरोड़ा ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग कोरोना काल में बिहार में अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1,06,000 कर दी गई है, ताकि ज्यादा भीड़ जमा न हो। एक बूथ पर सिर्फ 1,000 मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति होगी। कोविड के मद्देनजर कमीशन ने सबसे पहले एक फैसला लिया कि जो अधिक से अधिक पोलिंग स्टेशन में हम लोग पहले 1500 का हमारा पोलिंग बूथ था, उसको 1,000 कर दिया। पोलिंग स्टेशन का जो नंबर था वो 65,333 से 2015 के असेंबली चुनाव में जो संख्या थी उससे बढ़ के हो गई 1,06,526 2020 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए 3 स्तरों पर नोडल चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारियों को कोविड रोगियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदाताओं को जागरूक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जाएगा। जो कोई सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक या जातीय हिंसा फैलाता पाया गया, उससे कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रूवन रिपोर्ट आती है हमारे सीओ साहब के थ्रू, आपके थ्रू, कोई भी नागरिक के थ्रू, कि कोई सोशल मीडिया इस प्रकार की मिसचिफ कर रहा है जिससे कि वो कम्युनल वायलेंस या कास्ट वायलेंस को बढ़ावा मिले, तो हम कठोरात्मक जो कार्रवाई है वो करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। 3 दिन के बिहार दौरे में निर्वाचन आयोग के दल ने 38 जिलों के जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और आयकर, उत्पाद शुल्क जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाले दल ने राजनीतिक दलों, बिहार सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बीच राज्य में चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को राज्य के 16 जिलों की 71 सीटों पर होगा।
इस चरण में नामांकन भरने की अंतिम तिथि इस महीने की 8 तारीख है और नामांकन पत्रों की जांच 9 अक्टूबर को की जाएगी। 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में अधिकांश क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। कोविड के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का विकल्प दिया है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 83.5% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 85,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 52,73,000 से अधिक हो गई है। लगातार स्वस्थ होने की बढ़ रही दर से कोविड रोगियों की संख्या में कमी आई है और इस समय केवल 14.9% संक्रमित मामले हैं। 86,821 नए मरीजों के साथ देश में संक्रमित मामलों की संख्या 63 लाख से अधिक हो गई है। देश में इस समय 9,40,000 लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की रणनीति टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय मृत्यु दर 1.56% है, जो विश्व में सबसे कम में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,197 लोगों की मौत के साथ ये संख्या बढ़कर 98,678 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से 5 गुना अधिक जांच की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 14,23,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक देश में 7,56,00,000 से ज्यादा जांच की गई हैं। कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर और अधिक गतिविधियां शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि आज से कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से परामर्श के बगैर लॉकडाउन लागू न किया जाए। राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच सामान और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50% सीट क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति 15 अक्टूबर से दी गई है। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए इस महीने की 15 तारीख से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह छूट दी गई है कि वे 100 से ज्यादा व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन में छूट देते हुए कुछ अन्य गतिविधियां खोलने के दिशा निर्देश के बाद पुद्दुचेरी सरकार ने आज बार खोलने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि 5 अक्टूबर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाएं आज से शुरू कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल और कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाओं की संभावना बढ़ गई है। उच्च शिक्षा विभाग की इस मुहिम से प्रदेश के करीब 7 लाख छात्रों को जोड़ा जा रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं की निगरानी के लिए 7 वरिष्ठ अधिकारियों को कमान सौंपी गई है। वहीं ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। प्राचार्यों को भी अक्टूबर माह में हर विषय की 1-1 यूनिट का पाठ्यक्रम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संबंधित विषय के शिक्षक को नियमित छात्रों के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होंगे, ताकि वह ग्रुप बनाकर उनकी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान कर सके। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण के कारण जो प्रोफेसर कॉलेज आ रहे हैं वे कॉलेज से, और जो प्रोफेसर घर पर है वे अपने घर से ही संबंधित विषयों की कक्षाएं लेंगे। सभी कक्षाओं के ऑनलाइन लिंक प्राचार्य के पास भी रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा है कि सरकार पिछले 45 दिन से प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों की जांच कर रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कल तक प्रदेश में किए गए कोविड परीक्षणों की संख्या 1,98,896 थी। इसमें से लगभग 42% टेस्ट RT-PCR पद्धति से किए गए हैं। देश भर में किए गए परीक्षणों में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत लगभग 13% से अधिक है। प्रदेश में पिछले 1 महीने से अधिक वक्त से हर दिन 1.5 लाख के करीब कोविड परीक्षण किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने ये उपलब्धि पॉजिटिविटी रेट को 4% के करीब रखते हुए हासिल की है। प्रदेश में नए कोविड मामलों और कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या लगभग 25% कम हो गई है। मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 85.50% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 1,17,433 यात्री मुंबई पहुंचे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अन्य देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 1,17,433 यात्रियों को 1,045 उड़ानों के जरिए वापस मुंबई लाया गया है। इनमें से 38,602 मुंबई के निवासी हैं, जबकि 37,201 महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से हैं और 41,630 अन्य राज्यों के हैं। अब तक यूरोप, अमेरिका और एशिया सहित 50 से अधिक विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाया गया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी यात्रियों के लिए या तो मुंबई या अपने संबंधित जिला केंद्रों में संस्थागत संगरोध में रहना अनिवार्य है। वहीं अन्य राज्यों के यात्रियों को उनके अपने राज्यों से यात्रा पास प्राप्त करने तक मुंबई में रहने की व्यवस्था की गई है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सर गंगाराम अस्पताल के गठिया रोग विभाग के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 p.m. on 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों को न सिर्फ बनाए रखा जाएगा, बल्कि आने वाले समय में इनमें लगातार बढ़ोतरी भी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, निर्वाचन आयोग बिहार में सुरक्षित और सुचारू चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 83.5% से ज्यादा हुई। भारत ने कहा, पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को साजिश के तहत मारा जा रहा है। और IPL क्रिकेट में अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ गलत बयानी करने के लिए फटकार लगाई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने कल पाकिस्तान के बयान का जवाब दिया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन में भारत के प्रथम सचिव पवन बाधे ने कहा कि भारत के खिलाफ अपमानजनक और अस्वीकार्य भाषा का सहारा लेना पाकिस्तान के संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड को नहीं सुधार सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ कोई भी मनगढ़ंत शब्द इस तथ्य को बदलने वाला नहीं है कि पाकिस्तान और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में पत्रकार, मानवाधिकार रक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यक बेमौत मारे जाते हैं। श्री बाधे ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता साजिश के तहत मारे जाते हैं। भारत ने कहा कि जब दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान अब भी आधुनिक कानूनों, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के वास्तविक अर्थ को समझने में नाकाम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों से उम्मीद की जाती है कि वे विदेशों से धन लेने सहित
सभी मामलों में देश के कायदे कानूनों का पालन करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इन संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत में नियम कानून का उसी तरह पालन करेंगे जैसे वे अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित दुनिया के अन्य देशों में करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपेक्षा करता है कि अन्य देशों की सरकारें किसी संस्था द्वारा भारतीय कानूनों के उल्लंघन को माफ नहीं करेंगी। NGOs are expected to adhere to all our laws, including in respect of foreign funding, just as they presumably would in other countries, including in the US and in the European Union. We also expect that other governments would not condone contravention of Indian laws by any entity. देश में ही विकसित दूर तक मार करने वाली लेजर गाइडेड टैंक भेदी मिसाइल ATGM का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अहमदनगर में MBT अर्जुन से इस मिसाइल को छोड़ा गया। पिछले महीने की 22 तारीख को भी इसी तरह का परीक्षण किया गया था। ये मिसाइल 1.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक मार करते हुए बख्तरबंद युद्धक वाहनों को नष्ट कर सकती है। लेजर गाइडेड मिसाइल पुणे स्थित शस्त्र अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए DRDO को बधाई दी है। इस उपलब्धि से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होता है। भारतीय सेना की एक अरसे से लंबित मांग को पूरा करते हुए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्कॉन के चौथे चरण के नेटवर्क संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 7,797 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र की मैसर्स ITI कंपनी द्वारा लागू किया जाएगा। परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर होने के 36 महीने के भीतर पूरी होगी। इस पर आज दस्तखत किए गए। ये परियोजना सीमावर्ती सामरिक महत्व के संस्थानों में संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव रेडियो और उपग्रह प्रणाली का उपयोग संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। परियोजना का 80% स्वदेशी टेक्नोलॉजी से उपलब्ध कराया जा रहा है और इससे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आप को देश के कल्याण और प्रगति के लिए समर्पित करने, सच्चाई तथा अहिंसा के मंत्र पर अमल करने और स्वच्छ, सक्षम, मजबूत तथा खुशहाल भारत का निर्माण कर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का संकल्प लें। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में याद किए जाते हैं और वे समूची मानवता की प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी जीवन गाथा समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त और मजबूत बनाती है। श्री कोविंद ने कहा कि उनके सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश समाज में समरसता, समानता लाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन मूल्य कल भी सार्थक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी रहेंगे। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि स्वच्छ भारत मिशन, महिला सशक्तिकरण, गरीबों और उपेक्षितों का सशक्तिकरण, किसानों की सहायता के प्रयास और गांवों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए सरकार के कदम गांधी जी के विचारों और शिक्षाओं के अनुकूल हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा कल गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस का शुभारंभ करेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने की इस पहल के तहत देश भर में आदिवासियों के उद्यमों, उनके उत्पादों और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे उन्हें अपने उत्पादों को सीधे बाजार में लाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम सरपंचों और ग्राम प्रधानों से अपील की है कि जल जीवन मिशन को गांवों में कारगर तरीके से लागू करने के प्रयास जारी रखें ताकि सभी लोगों, खासतौर पर गरीब लोगों को घरों में नलकों से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि श्री मोदी ने 29 सितंबर को देश में सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में जल जीवन मिशन को और कारगर बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में शिक्षा सुधारों में भागीदारी के लिए लोगों से मेरी शिक्षा मेरा भारत प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है।
प्रधानमंत्री ने आज कहा कि ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की खास बातों के बारे में जानने का एक रोचक तरीका है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की योजना विभिन्न संबंधित पक्षों से विचार विमर्श कर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे नीति में निर्धारित समय सीमा के अनुरूप लागू किया जाएगा। ट्विटर पर विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देते हुए श्री निशंक ने कहा कि बहुविषयक और समग्र शिक्षा को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित जीवन गाथा चल पड़े जिधर दो डग। 2 अक्टूबर रात 9:15 पर आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के शव का उसके परिवार की अनुपस्थिति में आधी रात को दाह संस्कार किए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन से इस बारे में जल्द से जल्द जवाब देने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि वे 20 साल की महिला से बर्बरतापूर्ण सामूहिक दुष्कर्म से स्तब्ध है, जिसने 2 हफ्ते तक मौत से जूझने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। आयोग ने ये भी कहा कि इस घटना से हमारे समाज में महिलाओं की गंभीर स्थिति का पता चलता है। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज दावा किया कि हाथरस में कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई महिला के साथ न तो सामूहिक दुष्कर्म हुआ और न उसकी जीभ काटे जाने का कोई प्रमाण है। राज्य के अपर महानिदेशक कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के शरीर में दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष सितंबर के महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के रूप में कुल 95,480 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो चालू वित्त वर्ष में सितंबर महीने में अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह है। सितंबर महीने में सीजीएसटी मद में 39,000 करोड़ रुपए तथा एसजीएसटी मद में 40,128 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना मुंबई इंडियंस से हो रहा है। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 2 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय निशानेबाजों के प्रशिक्षण सुविधाओं को इस महीने की 5 तारीख से शुरू करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। खेल मंत्रालय ने बताया कि 64 अतिरिक्त निशानेबाजों का खर्च सरकार वहन करेगी। मंत्रालय ने बताया कि साई ने नई दिल्ली में डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज को पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI और खेलो इंडिया निशानेबाजों के लिए खोल दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को न सिर्फ बनाए रखा जाएगा, बल्कि आने वाले समय में इनमें लगातार बढ़ोतरी भी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, निर्वाचन आयोग बिहार में सुरक्षित और सुचारू चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 83.5% से ज्यादा हुई। भारत ने कहा, पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को साजिश के तहत मारा जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। और चलते चलते बापू का पसंदीदा भजन, जिसे गाया है ईरान के कलाकारों ने।